हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स करियर क्लासेस। आज मैं आपको वॉइस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये टॉपिक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में लगभग काम करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको एक प्रश्न अक्सर मिल जाता है जिसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उनमें पूछा जाता है कि आपका बताइए इसमें एक्टिव सेंटेंस कौन सा है, या वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से पैसिव सेंटेंस कौन सा है। ओके, इसके अलावा कोई एक्टिव का सेंटेंस देखिए आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, तो हम उस चीज़ के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, जब आपको एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलना है तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आपको हर चीज़ ध्यान से समझनी है और अगर ये 5 मिनट की चीज़ आपने समझ ली तो पूरा का पूरा वॉइस समझने में आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझते हैं? आपको इसमें पहली बात ये याद रखनी है, 4 बातों पर विशेष ध्यान देना है आपको। जो आपका सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को पहुंचाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को पहुंचाना है, राइट। इसके अलावा पैसिव वॉइस में जो आप ऑब्जेक्ट लगा रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेप के रूप में बाय का यूज करना होगा। जैसे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है मी, तो वहां पर आपको मी नहीं लिखना है, आपको लिखना है बाय मी। अगर वहां पर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है राम, तो हम लिखेंगे बाय राम। यानी मुझे ऑब्जेक्ट से पहले प्रेप के रूप में बाय का यूज करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना अनिवार्य है। यानी आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपको उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड फॉर्म नहीं तो पैसिव नहीं। ओके, इसके अलावा फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब और करेक्ट होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको यहाँ पर मैंने कुछ टेंस दे रखे हैं, इन्हीं से समझते हैं कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपके पैसिव में यूज हो सकती हैं। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जब आप उसका पैसिव बनाएंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज हो सकती है, आर हो सकती है या एम हो सकती है। अगर आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज हो सकती है या वर हो सकती है। आप एक एक बात को समझते हुए चलें, रटना नहीं है हमें ये, है ना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम ऑलरेडी। मुझे क्या करना है, इसमें केवल बीइंग जोड़ना है। क्या करना है, मुझे बीइंग जोड़ देना है। आउट ऑफ दैट, अगर मेरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर होती है, हम जानते हैं। मुझे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में ये सब जोड़ना है, बीइंग। ओके, इसके अलावा अगर मेरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, उसमें मुझे बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है मुझे उसमें, बीन, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी हैज बीन और हैव बीन। आउट ऑफ दैट, अगर मेरा टेंस है पास्ट परफेक्ट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। अगर कहीं पर आपको हैड मिलता है तो आप उसमें क्या जोड़ देंगे, बीन, यानी हैड में भी मुझे बीन जोड़ना है। अगर आपको कोई मॉडल वर्ब मिलती है इन टेंस के अलावा, ये 6 टेंस मुझे याद रखनी है, इनके अलावा आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हो, विल या शैल, क्योंकि वो भी आपकी मॉडल्स में आती हैं, है ना। इसके अलावा कैन हो सकती है, मे हो सकती है, माइट हो सकती है, शुड हो सकती है, वुड हो सकती है, व्हाटएवर इट इज। कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मिलती है तो आप उसमें बी जोड़ देंगे बस। यानी कैन है तो कैन बी, वुड है तो वुड बी, शुड है तो शुड बी, विल है तो विल बी, मस्ट है तो मस्ट बी। अगर उस हेल्पिंग वर्ब में हैव लगा हुआ है तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे आपको प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में मिल जाता है विल हैव, है ना, या फिर मॉडल वर्ब में अक्सर आपको हैव लगा हुआ मिल जाता है, जैसे शुड हैव, मस्ट हैव,
वुड हैव, माइट हैव। अगर आपको कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब मिलती है जिसके लास्ट में हैव लगा हुआ है तो फिर वहां पर आपको बी नहीं जोड़ना है, फिर आप जोड़ेंगे बीन। यानी मॉडल वर्ब डायरेक्ट दे रखी है तो मुझे बी जोड़ना है, अगर उसके साथ हैव लगा हुआ है तो फिर मुझे उसमें बीन जोड़ना है हैव के बाद। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान हो जाती है। कैसे देखते हैं। देखिए मैंने यहां पर क्या नोटिस किया, ये हेल्पिंग वर्ब है एज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुझे इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वॉज वर्ब के साथ पास्ट इंडेफिनिट में। एम आई राइट? जब कंटिन्यूअस में चले जाते हैं तो बीइंग लग जाता है, यानी बीइंग शब्द लग जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तब भी सेम है। परफेक्ट होता है तो बीन वर्ड आ गए अब यहां पर, यानी फिर मुझे इस बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके अलावा मॉडल वर्ब है जनरल, तो फिर मुझे बी के साथ थर्ड फॉर्म जोड़नी है। उसमें हैव लगाए तो बीन के साथ, यानी मुझे रिकॉग्निशन में केवल इतना याद रखना है, एच आर एम, वॉज वर, बी बीइंग, और बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो सेंटेंस पैसिव है, बट थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव होगा। थर्ड फॉर्म है लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है साथ में तो भी एक्टिव होगा। एक्टिव कैसे पहचानेंगे? थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव नहीं हो सकता, एक्टिव ही होगा। थर्ड फॉर्म है लेकिन ना उसमें इजार एम दिए हैं, ना वॉजवर्ड दिए हैं, ना बी है, ना बीइंग है, ना बीन है, तो भी वो एक्टिव होगा। यानी पैसिव वो तभी होगा जब ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं, उसमें इजार एम, वॉजवर्ड, बी बीइंग, बीन, इनमें से कोई एक दे रखा हो, इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो। ओके, तो ये तो हो गई इनकी रिकॉग्निशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक सेंटेंस दिया यहां पर, लेट इट बी डन। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है लेट इट बी डन, ये एक्टिव है या पैसिव है, देन व्हाट मस्ट बी आवर आंसर। तो मैंने क्या देखा है इसमें, पहली बात थर्ड फॉर्म है, यहां पर थर्ड फॉर्म मौजूद है, डन, ये डू की थर्ड फॉर्म होती है। इसके अलावा इनमें से अगर मैं देखता हूं, इजार एम नहीं है, वॉजवर नहीं है, बीइंग नहीं है, बीन भी नहीं है, लेकिन बी है। अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, यू मस्ट हैव heard my name, you must have heard my name। अब आपसे पूछा जाए ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है या पैसिव है, तो मैंने क्या देखा कि इसमें भी यहां पर थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसमें है नो डाउट, बट इजार एम नहीं है, वॉजवर नहीं है, बी नहीं है, बीइंग नहीं है, बीन वो भी नहीं है। इसका मतलब केवल थर्ड फॉर्म है, साथ में इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब अब ये सेंटेंस एक्टिव है। अगर पैसिव होता तो इनमें से कोई ना कोई साथ में जरूर होता। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आपका एक्टिव है या पैसिव है। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। फॉर्मूला आपके सामने है, आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, दोज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। और आप देखेंगे कि मैं इस काम के अलावा और कोई भी काम नहीं कर रहा हूं। लेट्स सी, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझने की दिक्कत होती है। अगर आपने एक बार समझ लिया
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बातें मैंने बताई हैं केवल उन्हीं बातों पर हमें फोकस करना है, उसके अलावा बाकी कोई भी बात हमें ध्यान नहीं रखनी है। ओके, जैसे आई गिव यू एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब मैंने क्या देखा कि ये फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, इसका मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें अगर मैं देखता हूं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही तो क्रम होता है सेंटेंस में। तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, अ लेटर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, इज, आर या एम। एक लेटर है, इसका मतलब मुझे इज लगानी है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन, यानी अ लेटर इज रिटेन। अब मैं यहां से देखता हूं, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे उससे पहले आपको प्रेप के रूप में बाय का यूज करना है। तो राइट विल बी अ लेटर इज रिटेन बाय मी। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी टोल्ड मी नथिंग, सी टोल्ड मी नथिंग। अब मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये भी ऑब्जेक्ट है ना, कई बार डबल ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं हमें। तो यहां पर अगर डबल ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम अपने एक तो पहले तरीके पे आपके दृढ़ रह सकते हैं, बाकी और क्या कर सकते हैं वो बताता हूं आपको। देखिए मैंने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम अभी इनको मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। मैंने टेंस पहचाना, सेकंड फॉर्म है टोल्ड, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर्ब। आई के साथ में वॉज का यूज होता है। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है, एज यू नो। अब यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है जैसा है मैं इसे वैसा ही रख दूंगा। ओके, आई वॉज टोल्ड नथिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसे इधर ले जाऊंगा तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब यहां पर हर से पहले मुझे क्या लगाना है, प्रेप के रूप में बाय। तो राइट विल बी आई वॉज टोल्ड नथिंग बाय हर। क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए कि अब मैं ऑब्जेक्ट नथिंग को मान लूं। जब दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके बनाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट में इसको भी तो कन्वर्ट कर सकता हूं, नो डाउट कर सकता हूं। तो वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कि मैं नथिंग को इधर ले आता हूं, मैंने क्या पहले ले लिया, नथिंग। आप याद रखना दोनों ही करेक्ट होंगे, ये वाला भी करेक्ट होगा और जो अब मैं बता रहा हूं ये वाला भी करेक्ट होगा। अगर डबल ऑब्जेक्ट का प्रश्न आपको मिलता है तो वहां पर हमें यही ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कौन सा है, जो ऑप्शन में करेक्ट है वही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर नथिंग पास्ट इंडेफिनिट है, वही आपके वॉज या वर आएंगे, तो नथिंग के साथ भी वॉज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, नथिंग वॉज टोल्ड। आपको याद क्या रखना है, अगर आप दूसरे वाले यानी जो बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को जब आप यहां पर लिखेंगे तो इससे पहले आपको टू लगाना पड़ जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू, कि नथिंग वॉज टोल्ड टू मी। लेकिन अगर आप इससे बनाते हैं तो आपको इससे पहले कुछ नहीं लगाना होगा। बट अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेप के रूप में टू का यूज करना होगा। अब टू मी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इससे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लास्ट में ले जाके, और इससे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इससे पहले क्या लगेगा, बाय।
बाय हर। तो ये एक परिवर्तन है इसमें जो आपको याद रखना है। अगर मैं पहले से बनाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं दूसरे वाले से बनाता हूं तो मुझे क्या करना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय पहले वाले ऑब्जेक्ट से वो जब मैं रखूंगा तो उससे पहले प्रेप के रूप में टू का यूज करना होगा। क्लियर है? अब देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, सी हैज डन इट। सी हैज डन इट। अब हमने देखा इसमें हैज लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को तो मैं इस तरफ ले आया, देखिए मैं वही काम कर रहा हूं जो मैंने बताए हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट की तो हैज बीन हो जाएगी, क्योंकि मुझे हैज या हैव के बाद बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो ये थर्ड फॉर्म यहीं पर रहेगी। अब मैं इसको फिर से इस तरफ लाऊंगा, तो फिर से इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये हो गया आपका बाय हर। अच्छा, आप में से अगर किसी को ऑब्जेक्ट ना पता हो कि प्रोनाउन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो मैं आपको एक बार लिख देता हूं, आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, सी का हर, यानी हर का सी का हर, ई का अस का वी, इस तरह से। ही का हिम, दे का देम। ये मुझे 5 याद रखने हैं बस। बाकी अगर हम किसी को भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो बाकी में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, मुझे केवल इन्हीं को याद रखना है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज मुझे याद नहीं रखना है। बाकी जैसे हैं बस उनका स्थान बदलेगा, वैसे लिखे जाएंगे। तो इट हैज़ बीन डन बाय हर। एग्जाम्पल देता हूं उसका भी, जैसे मैंने कहा रिया इज ईटिंग एन एप्पल। अब आप देखें एन एप्पल है तो अभी एन एप्पल ही लिखा जाएगा, इसको हम किसी में बदलेंगे थोड़े ना। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, एन एप्पल। कंसेप्ट वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहा हूं। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने देखा एआरएम लगे हुए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। पैसिव अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे इनमें बीइंग जोड़ना होगा, तो यहां पर आपका हो गया एज बीइंग। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो एन एप्पल इज बीइंग ईटन। यहां पर ऑब्जेक्ट से पहले मुझे बाय लगाना है। अब रिया है तो यहां पर अब ये रिया ही लिखी जाएगी, क्योंकि नाउन में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल इन 5 शब्दों में होता है बस। और देखते हैं, मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, मैंने कहा आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले आया। अब इट आपका प्रोनाउन है लेकिन इनमें नहीं है, तो इट ही लिखा जाएगा। अब मैंने देखा कैन किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो अपने देखे थे उनमें, इसका मतलब मॉडल वर्ब है। और अगर मॉडल वर्ब है तो मैंने क्या कहा है कि मॉडल वर्ब में हम डायरेक्टली बी जोड़ देंगे, यानी कैन का हो गया कैन बी। अगर यह शुड होता तो दैट शुड बी, यहां पर सेल होता तो सेल बी, मस्ट होता तो मस्ट बी। क्लियर है? तो यहां पर हो गया आपका इट कैन बी। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, इसे मैं इधर ले आया तो ये आपका हो गया बाय मी। आई थिंक एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता देता हूं जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न आने की उम्मीद है। ओके, तो जितना एग्ज़ाम में आना है मैं केवल आपको उसी लेवल पर लेकर के जा रहा हूं, वरना पैसिव वॉइस में तो काफ़ी डेप्थ भी है आगे, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्ज़ाम से मतलब है। उससे मैं एक स्टेप आगे ही चलूँगा। तो ये मिटा देते हैं। अच्छा, कैन हैव होता तो हम क्या करते? कैन हैव बीन, फिर हम बीन जोड़ देते, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ये 4 स्टेप हैं
जिससे आप एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको दो बातें और याद रखनी हैं। कुछ तो मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, एक ये वर्ड है आपका नोन और एक है ऑब्लाइज्ड। अगर इनका यूज होता है तो इनके बाद प्रेप के रूप में टू का यूज होगा। एक है आपका कंटेंट और एक है आपका इंटरेस्टेड। इनके बाद इनका यूज होगा। एक है आपका प्लीज्ड और एक है आपका सेटिस्फाइड। इनके बाद विद का यूज करते हैं। इसके अलावा जो आश्चर्य की जितनी भी इंग्लिश हैं, जैसे शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, अमेज्ड है, एस्टोनिश्ड है, स्टार्टर्ड है, तो आश्चर्यचकित की कोई भी इंग्लिश हो उसके बाद एट का यूज होगा। तो मुझे ये चीज़ें याद रखनी हैं। अगर इन वर्ब्स की बात होती है तो इनके बाद मुझे बाय का यूज नहीं करना है, केवल इतना ही याद रखना है। कैसे? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आई नो यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, मैंने यू को इधर ले आया तो यू ही रहेगा क्योंकि उन 5 शब्दों में नहीं है ना, तो यू का यू हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज आर एम, तो आर आ गया यू के साथ। अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नोन। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिख जाते हैं जैसा कि हमने पढ़ा है बाय मी। जैसे ही आप करेंगे बाय मी वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, नोन और ऑब्लाइज के बाद में मुझे बाय का नहीं टू का यूज करना है। तो यू आर नोन टू मी, इस तरह से। तो राइट विल बी यू आर नोन टू मी, यू आर नोन बाय मी नहीं होगा। एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा दिस मार्कर कंटेन्ड इंक, दिस मार्कर कंटेन्ड इंक। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसको तो इधर ले आया इंक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, वॉज, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कंटेन्ड, यानी इंक वॉज कंटेन्ड। अब यहां पर अगर आपने कर दिया बाय दिस मार्कर, तुरंत ये गलत हो जाएगा। बाय दिस मार्कर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, कंटेंट और इंटरेस्टेड के बाद हमें इनका यूज करना है। तो यहां पर होगा इन दिस मार्कर। मुझे केवल यही शब्द याद रखने हैं, इन दिस मार्कर। तो राइट विल बी इंक वॉज कंटेन्ड इन दिस मार्कर। एक जो आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है, दैट स्ट्रक्चर इज हु। अगर आपको हु वाला सेंटेंस मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव में कुछ ऐसा होता है, और जब मैं उसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो जो हुए इसके, देखो हु एक सब्जेक्ट का काम करता है तो मैं इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगता है क्योंकि इसे प्रश्नवाचक शब्द है तो इसे हम लास्ट में नहीं ले जा सकते, इसीलिए बाय भी आपका यहीं लग जाएगा, बाय हुम। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो यहीं आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इधर, यानी जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट इधर आना चाहिए वो मैंने पहले कर दिया है, बस इतना किया है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे इसके लिए याद रखना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू। तो यहां पर हु के स्थान पर मैं क्या कर सकता हूं, बाय हुम। अब मैंने देखा कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर। अब मैंने देखा वॉज या वर, अब क्या लगाऊं, तो वो डिपेंड करेगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा
तो यू का तो यू ही रहेगा। अब यू के साथ क्या लगा सकते हैं, वॉज या वर, ऑब्वियसली वर। तो अब मुझे यहां पर लगाना है वर यू। आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो सबसे पहले रख देता है, इसमें यू वर होता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, बाय होम एक इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके तुरंत बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो बाय होम वर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहां पर कहा हु लव्स मी, अब मुझे इसका ऐसे बनाना है, तो यहां हु का क्या हो गया, बाय होम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इजारे में लगेंगे। अब उनमें से क्या आएगा, तो मी को अब मैं सब्जेक्ट में लगा रहा हूं, तो क्या होगा, आई के साथ एम, तो यहां पर होगा बाय होम एम आई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। ये मुझे याद रखना है बस। तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना और उसकी रिकॉग्निशन का पॉइंट। और एक्टिव पैसिव वॉइस इसी पॉइंट के साथ आपके एग्जाम के हिसाब से पूरी तरह से कंप्लीट हैं। इससे बाहर वॉइस का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इट्स सफिशिएंट। ओके, तो अगर आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई शैल श्योरली रेस्पॉन्ड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।